अगला लेसन है तत्वों का वर्गीकरण। फटाफट देखो, आज काफी खींच जाए तो। सबसे पहले तो ये बताओ वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्या है। तत्वों का एक के बाद फिजिक्स पढ़े हो बायो वर्गी हाँ बायो तो स्कूल में चल ही रही है ना, स्कूल में हमको वही नहीं पढ़ाना, फिजिक्स से ना पढ़ाएंगे, टाइम रहेगा तो पढ़ा देंगे थोड़ा बड़ा। ठीक, समय समय पर कई सारे वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करने की कोशिश की। अब वर्गीकरण की आवश्यकता कहा है, जैसे जैसे तत्व बढ़ते गए उनका अध्ययन क्या होने लगा, अध्ययन करने में कठिनाई होने लगी। अध्ययन करने में क्या होने लगी, कठिनाई। अब तुम्हारे यहाँ एक बुक हो तो क्या है, आसानी से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। हाँ कहीं भी पढ़ी होगी तो वो बुक है। अब 2 बुक ले आओ तब तो देखनी पड़ेगा, अच्छा ये वो वाली है ये वो वाली है। 3 ले आओ तब क्या होगी, 3 रखी है तो फिर अच्छा ये वाली है वो वाली है वो वाली है ना? अगर कोई एक गैप हो जाए 2 तो यहाँ एक कहाँ है, और दिक्कत। 4 हो जाए बुक तो और दिक्कत ना है, कोई खोजने में और दिक्कत। ये वाली नहीं ये वाली नहीं, नीचे घुसी है, अरे नहीं ये है, अरे 3 है यहाँ एक कहाँ है। 5 हो जाए तो और दिक्कत। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी दिक्कत बढ़ती जाएगी ना। अब मान लो 15 बुक है तुम्हारे यहाँ, कहाँ है 15 बुक है, अब उसमें से एक कोई सब्जेक्ट के है, एक खोजने में फिर दिक्कत है ना। 15 लगे हैं, पूरी अलमारी भरी पड़ी है, एक एक उठा के देखो, न मिल नहीं रहे, दूर से देखो। हाँ हाँ, या फिर 50 बुक आ जाए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। फिर 50 बुक में एक बुक खोजनी हो तो क्या होगी, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। या फिर 50 सभी क्या है, केमिस्ट्री की बुक मान लो, क्या है कि केमिस्ट्री बुक सब अलग अलग राइटर के है, कोई कौन सी है कौन सी कोई हो। अब एक खोजना है किसी को, क्या बहुत ही दिक्कत होगी कि नहीं होगी। एक भौतिक 50 बुक क्या है कि केमिस्ट्री की, क्या है कि केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री की बुक है तो इसमें से कुछ ऑर्गेनिक है कुछ इनऑर्गेनिक है, ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक है कुछ फिजिकल वाली, ठीक। मतलब रसायन विज्ञान में 3 तरह की होती है। अच्छा, रसायन विज्ञान में भी 3 तरह की होती है, कार्बनिक और भौतिक रसायन। अब क्या है, 50 में पता नहीं कौन सी भौतिक वाली है कौन सी फिजिकल वाली है, अब दिक्कतें तो होगी। अब तो अगर इनको हम 3 सेट बना लें, ऑर्गेनिक अलग कर दें, ऑर्गेनिक अलग कर दें, इनऑर्गेनिक अलग कर दें, फिजिकल वाली अलग कर दें, कुछ आसान हो जाएगी, तो आसानी हो जाएगी। फिजिकल वाली पता है कि हाँ फिजिकल वाली इसी में है तो फिजिकल वाली इसी में है तो इसी में है, ऑर्गेनिक वाली इसी में है तो इसी में, इनऑर्गेनिक इसी में है तो इसी में, है ना। फिर अगर हमको ऑर्गेनिक चाहिए तो इस वाली में तो जाएंगे नहीं, ऑर्गेनिक इसी में जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ऑर्गेनिक वाले सब हम इसी में लगाएं, हम सबको बता देंगे भैया ऑर्गेनिक इसमें से है। अब ऑर्गेनिक उठाओगे तो या कहाँ रखोगे, इसी वाले में रखोगे, इसी वाली अलमारी में, है ना। बात समझ में आई। इसमें इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक कोई भी उठाएगा तो काहे में रखेगा, इसी में रखेगा। फिजिकल कोई भी उठाएगा तो वो इसी में रखेगा, ताकि आसानी से मिल जाए, पढ़ने में ढूंढने में आसानी हो। तो इसी तरह तत्वों को वर्गीकरण करने की जरूरत पड़ी गई। तत्वों की जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई उनको अध्ययन करना कठिन होता गया, जिससे तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता महसूस हुई वैज्ञानिकों को। फिर समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले आ जाते हैं डोबे राइनर। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानो फिर आगे बताते हैं। अच्छा, डोबे राइनर सिलेबस में लिखा कि ये वाले अब की बार कटे हैं ना, कहाँ से हम बता रहे हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा जान लो बस, ज़्यादा लंबे है ही नहीं। डोबे राइनर आए, कौन आए, इनका नियम है, इनका का त्रिक नियम। कौन सा नियम, त्रिक नियम। त्रिक मतलब 3, त्रिक मतलब त्रिक मतलब 3। ये बोले क्या, तत्वों को 3-3 के समूह में रखने पर, तत्वों को 3-3 के समूह में रखने पर, और किसके आधार पर रखे, ये किसके आधार पर रखे, परमाणु भार के आधार पर। किसके आधार पर,
तो कहें कि पहले तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व का परमाणु भार, इन दोनों परमाणु भार का औसत, इन दोनों परमाणु भार का माध्य या औसत, जो भी कहो, माध्य औसत एक ही चीज होता है कि अलग अलग होता है? माध्य या औसत। औसतों भी होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, माध्य यही होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर औसत निकालो तो क्या होगा? बीच वाले के परमाणु भार के बराबर आता है। बस समझ में आई? और तत्व को तीन के ये सब क्या है? डोबेनाइनर के त्रिक है। ये सब क्या है? डोबेनाइनर के त्रिक है। एक इनका और त्रिक और था, इतने त्रिक दिए थे इन्होंने 4 तरह का। अच्छा, तो इसका अगर परमाणु भार निकालेंगे तो इसके बराबर आएगा, इसका परमाणु भार निकालेंगे इसके बराबर आएगा, इसका परमाणु भार का औसत निकालेंगे तो इसके बराबर आएगा, और इनका परमाणु भार का औसत निकालेंगे इसके बराबर आएगा। इसका होता है 7, इसका होता है कितना? 39। जब 7 + 39 इनका योग बटे 2 पद है तो 2 की संख्या तो कितना आएगा? 23 आएगा। कितना आएगा? 23। और 23 इसका होता है। ठीक, यही ये बात बताना चाहें कि पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के बराबर होता है। यही ये बताएं। इस तरह से ये वर्गीकरण किए थे। कौन? डोबेनाइनर। ठीक बात। इनको डोबेनाइनर के त्रिक कहा जाता है सबको। ठीक, समझ में आई बात? तो ऐसा बताए थे ये, लेकिन धीरे धीरे सभी तत्वों में ये लागू नहीं हुआ, तो इनका नियम क्या हो गया? फेल हो गया। फिर आगे न्यूलैंड का अष्टक नियम आता है। न्यूलैंड आए, उन्होंने अपना नियम दिया। अच्छा, न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम प्रस्तुत किया। ठीक, उन्होंने तो तत्वों को परमाणु भार के, सबने परमाणु भार पकड़ा। क्या पकड़ा? उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। किसके बढ़ते क्रम में? SR, CASRBA, CLBRI, यहाँ S है, SE है, TE है। ठीक, अष्टक नियम, न्यूलैंड अष्टक नियम तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। इन्होंने तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा है, सब परमाणु भार ही पकड़े हैं। अष्टक नियम किसका अष्टक नियम है? न्यूलैंड का। न्यूलैंड का अष्टक मतलब 8, अष्टक नियम। न्यूलैंड का 8 नियम, लुल्लू नियम। खुदा फाते सोचे के दिमाग में। हाँ, न्यूलैंड का 8 नियम। पहले कोरोना नाम सुनी तो एक उल्टा नाम सोची थी। हाँ, वही कॉमेडी निकाले की कोशिश करें, कहाँ से मजा कहाँ से निकाली हम, मजा कहाँ से निकाली, मजे लिए चक्कर में पड़े याद है चार लड़का। हाँ, वही वाले तो हैं जो मजा के चक्कर में पड़े रहते, है ना। इन्हें तत्वों के बढ़ते क्रम में रखा, तत्वों को उसी स्वर के अनुसार, जो स्वर पाता है ना एक संगीत वाला, सा रे गा मा पा धा और नी के बाद फिर क्या आ जाएगा? सा। 1 2 3 4 5 6 7 8वां फिर आ जाएगा क्या? सा यहीं गया नहीं, सा तो यहाँ मानो 8वां। तो कौन कौन से तत्व? जैसे हाइड्रोजन रखा, क्या रखा? हाइड्रोजन रखा, लिथियम रखा, इसको क्या रखा? Be रखा, फिर क्या रखा? बोरान, फिर कार्बन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये सब वाला, फिर यहाँ पे फ्लोरीन फिर आ गया। तो यहाँ पे सोडियम आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है? Mg। यहाँ पे क्या आ जाता है? एल्युमिनियम। यहाँ पे क्या आ जाता है? सिलिकॉन। यहाँ पे क्या आ जाता है? फास्फोरस। यहाँ पे क्या आ जाता है? सल्फर। इस तरह से रखा। तो देखो, 8वां तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर प्रत्येक तत्व अपने से 8वें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। उन्होंने ये नियम दिया था। तत्वों के बढ़ते क्रम में रखने पर परमाणु भार के प्रत्येक 8वां तत्व, ठीक, तत्व पद ही है कहां पर, यानी कि इसका 8वां तत्व कौन सा है? इसका 8वां तत्व ये आएगा ना, यहाँ ये 7वां होगा, ये 8वां होगा। इसका 8वां तत्व आएगा तो ये आएगा जो उसके नीचे आ रहा है। इसी तरह समानता होती है, उनके गुणों में समानता होती है। पहले और उसके 8वें तत्व के गुणों में, उसके 8वें तत्व आने वाला जो तत्व होता है उसके गुणों में क्या होती? समानता होती है। बात समझ में आई? जैसे कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है। समझ में आई बात? लिथियम भी क्या करता है? 2 कामा कितना होता है? 2 कामा 1
इसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। उसी तरह इनमें 2, इसके भी 2। समझ में आई बात? इसके भी 3 बाहरी कोष में, इसके भी 3, इसके भी 4 बाहरी कोष में, इसके भी 4 बाहरी कोष में, इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? इसकी भी संयोजकता 3, इसकी भी संयोजकता 3, इसकी भी संयोजकता 4, इसकी भी संयोजकता 4, है ना? इसकी भी संयोजकता 3, इसकी भी 3, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी 2 संयोजकता, इसकी भी 2 संयोजकता। समझ में आई बात? है ना गुणों में समानता? समझ में आई बात? हाँ, लेकिन इनका नियम फ्लॉप हो गया, इनका नियम भी क्या हो गया? खराब हो गया। इनका नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। पूछता है इनका नियम कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम के बाद तक ये पूछता है, ऑब्जेक्ट कंपटीशन पूछता है कैल्शियम के बाद के तत्व, कैल्शियम के बाद के तत्व इस नियम का पालन, इस नियम का पालन नहीं करते, इसलिए नियम का हो जाए। तुम क्यों नहीं पढ़ते ये बता दियो, हम ये बता दे क्यों नहीं करते। बताओ तुम क्यों नहीं पढ़ते, है जवाब? बताओ, है जवाब? तुम क्यों नहीं पढ़ते? तुम ये बताओ तो हम ये बताएं कैल्शियम के बाद काहे पालन नहीं करते। हम तो चिल्ला चिल्लाए मर गए, तुम काहे नहीं करते हमारी बात का पालन? बताओ, है जवाब? नहीं ना बेटा? तो ठीक, यही जवाब नहीं, ठीक। फुदुक रहे हैं। अरे तुमका अपना चिल्ला चिल्ला मर गए, यही रख के नहीं सेट हुआ, नहीं पालन किए। उनके गुण अलग थे, हम काहू लिए नहीं पढ़ते। जैसे तुम्हारे गुण अलग हैं, हम चिल्ला चिल्ला मरे जा रहे हैं लेकिन तुम नहीं सुन रहे हो। अगर तुम्हारे गुण मैच कर जाते हमसे तो पालन करने लगते ना तुम। हम कहे पबजी ना खेलो बच्चा, फ्री फायर ना खेलो, नहीं बच्चा सर गए जाइए। बच्चा का बच्चा सुनी है, बच्चा सुनेंगे का? बच्चा ना सुनेंगे, बच्चा नहीं सुनेंगे। तो कैल्शियम के बाद के तत्व इस नियम का पालन नहीं करते, इसलिए इनका नियम भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो समझ में आई बात? फिर अगले वैज्ञानिक आएंगे, हालांकि बीच में और भी आए थे, ठीक है, लेकिन सीधा सीधा मेंडलीव पे आते हैं हम। क्या अब यहाँ से तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक? ये दोनों तो तुम्हारे सिलेबस में आपकी बात के नहीं है, अच्छा, लेकिन अब आगे हैं। इन्होंने एक कल्पना की थी केवल 56 तत्व ही उस समय, इनके टाइम में कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। इनके टाइम में कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। और मेंडलीव भैया आते हैं तो 63 तत्व हो जाते। मेंडलीव भैया आते हैं तो तब तक 63 तत्व आ जाते, ठीक। जब मेंडलीव में तत्वों का वर्गीकरण किया तो 63 तत्व, जब न्यूलैंड ने किया तो तत्व संख्या 56 थी, और इनको लगा केवल 56 तत्व है प्रकृति में, केवल, अब बस आओ आगे नहीं है। लेकिन जब मेंडलीव ने किया तो 63 थे उनके टाइम, तो मेंडलीव समझ गए थे तत्व अनेक अभी और हो सकते हैं, अभी और हो सकते हैं, कहा शुरुआत से बढ़ ही रहे हैं। समझ में आई बात? धीरे धीरे खोज होना बाकी है, बस अभी और हो सकते हैं। हाँ, तो ये दिमाग लगाए थे, तो इन्होंने सोचा 56 को फिट कर दिया, लेकिन इनके नियम तो कैल्शियम तक लागू होता था, 20 नंबर वाली तक, आगे नियम ही नहीं काम करता, ठीक ठीक। अब आते हैं कौन? मेंडलीव। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का काम किसने किया? मेंडलीव ने किया। किसने? मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई। कौन सी बनाई? आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? पूछे तो मेंडलीव को कहते हैं। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोजले भैया, ठीक। मोसले ये आधुनिक आवर्त सारणी है और मूल आवर्त सारणी के जनक है, लेकिन आवर्त सिर्फ इतना लिखा है आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है, तो ये इन्हीं का। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसे जाता है? मेंडलीव, ठीक। कब बनाई थी मेंडलीव ने आवर्त सारणी? 1869, ठीक, 1869 में, ठीक ठीक। बढ़े आगे। तो इन्होंने एक नियम दिया था जिसे आवर्त
नियम कहते हैं। इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा तथा एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब निश्चित परमाणु भार के अंतराल पे उनके गुणों में क्या होती, आवर्तिता पाई जाती है। उनके गुणों को क्या, आवर्तिता मतलब रिपीटेशन होता है उनके गुणों में। क्या होता है? रिपीटेशन मतलब पुनः वही गुण दोहराए जाते हैं, पुनः वही गुण दोहराए जाते हैं। और किस पर निर्भर करते हैं इनके सारे गुण? सबके सब परमाणु भार पर। इनका कहने का मतलब ये था। तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण के परमाणु भार के आवर्ती फलन किसके? हाँ, ये पूछता है इनकी आवर्त सारणी के वर्गीकरण करने का आधार क्या था? परमाणु भार था या द्रव्यमान संख्या कह लो, परमाणु भार या फिर द्रव्यमान। परमाणु पर भार लिखा दिए, परमाणु, ठीक, परमाणु भार। पूछेगा, क्या पूछेगा? मेंडलीव की आवर्त सारणी वर्गीकरण करने का आधार क्या था? क्या था? परमाणु भार। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा है, घटते क्रम में? बढ़ते क्रम में रखा, ठीक। तो एक आवर्त सारणी तैयार हुई जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, शुरुआत वाली आवर्त सारणी। तो ये नियम भी एक दो नंबर में पूछता है। कहेगा मेंडलीव का आवर्त नियम बताओ तो यही लिखना है, कहेगा मूल आवर्त नियम बताओ तो यही लिखना है, कहेगा मेंडलीव का मूल आवर्त नियम बताओ तो यही लिखना है। क्या लिखना है? तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते। बस बात खत्म। अब इनकी आवर्त सारणी कैसी थी आप बुक में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? बुक में देख सकते हैं, ठीक। इसमें कितने समूह थे? जो खड़ी लाइनें थी क्या थी? खड़ी लाइनों की संख्या 8 थी। खड़ी लाइनों की संख्या 8 थी। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठवां कॉलम, सातवां कॉलम, आठवां कॉलम, इतने कॉलम थे। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम और 5 कॉलम और 6 और 7 और 8, इतने कॉलम थे इनकी आवर्त सारणी में। और ये कौन से ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। और 36 पंक्तियां वाली कितनी थी? 36 पंक्तियां कितनी थी? 6 थी। कितनी थी? 6 थी। बात समझ में आई भैया? कितनी थी? पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी, पांचवी थी, छठी थी। 36 पंक्तियां थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। 6 ये वाली पंक्तियां थी। अब इन पंक्तियों में भी 3 तक तो फ्रेश माल था, 3 तक एकदम फ्रेश था, 3 तक क्या था? एकदम फ्रेश था। अब चौथे से भी गड़बड़ कीजिए। इनमें भी क्या किए? 2-2 श्रेणी बनाए। चौथे, पांचवें, छठवें में क्या किए? 2-2 श्रेणी बनाए। कितने? 2-2 श्रेणी। भैया देख ले महाराज, देख ले महाराज, 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 महाराज। इसमें क्या किए? 2-2 श्रेणी बनाए। इसमें क्या किए? 2-2 श्रेणी बनाए। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। कौन सी? प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। इसमें भी प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय। इसमें भी प्रथम और द्वितीय। अब बताओ कुल ऐसे कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, ऐसे में 9 पहुंच जाते। कितनी श्रेणियां पहुंच जाती? क्योंकि चौथी और पांचवी और छठी श्रेणी को किसमें? 2 उप श्रेणियों में बांटा गया है। तो टोटल कितनी उप श्रेणियां हो जाती? 9। ऐसे होती कितनी है? 6। ऐसे होती कितनी है? 6 ही है ना। इतना इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। अब इसमें आवर्त सारणी में देख सकते हो, इसमें आवर्त सारणी में देख सकते हो। इनका अंतिम तत्व कौन सा था? अंतिम तत्व कौन सा था? यही विस्मित था। BI ही है ना। BI 5वें आवर्त में BI, यहाँ पे BI लिखा है ना, BI नीचे। अब कौन सा BI समझ रहे हो गधा? हर बात में कॉमेडी, हर बात में हंसे वाला ढूंढना, बस यही तो काम है इनका, गधा इनका। हाँ अभी आओ इधर BI, आओ विदा आके आ जाता, आओ इधर आओ भैया है जुगाड़ यहाँ पर। गधा कहीं मतलब हर एक बात में है कॉमेडी ढूंढे ले। कॉमेडी पढ़ने में तो मन लगता नहीं है, कॉमेडी ढूंढो इनमें से निकालो। गधा कहीं है।
आखिरी तत्व का था भैया इनका बिस्मित बोलते हैं इसको, बिस्मित प्रतीक होता है Bi। ठीक, और पहला तत्व तो हाइड्रोजन ही होगा, पहला तत्व हाइड्रोजन होगा। तो पहला तत्व तो हाइड्रोजन था इनका, यहाँ पे हाइड्रोजन को रखे थे। ठीक, समझ में आई बात। और फिर पूरे पूरे खाने खा लिए थे, पूरे खा लिए थे। हाँ, यहाँ पे एलाई रखे हैं और यहाँ पे फ्लोरीन रखे हैं, फिर ये फिर खा लिए, और ये सारे भरे थे BeCnOF इस तरह। समझ में आई बात महाराज हो रही हूँ। तो देखो जैसे कि ये पूरे खाली थे, ये यहाँ खाली था, और भी खाने खाली हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, ये डिब्बा इनका खाली ही था। ठीक, इसमें 3 तत्व रखे हैं, इसमें भी 3 तत्व रखे हैं, इसमें भी 3 तत्व रखे हैं, फिर ये डिब्बे खाली हैं, फिर सारे के सारे ये कहाँ हैं, ये फिर खाली हैं, ये फिर कहाँ हैं, ये फिर खाली हैं। तो बहुत सारे डिब्बे इनके कहाँ थे, बहुत सारे खाली थे। समझ में आई बात। तो इन्होंने भविष्य में खोजे जाने तत्वों की क्या की थी, कल्पना की कि तो भविष्य में तत्व खोजे जाएंगे, और उनके लिए अपना रिक्त स्थान छोड़ दिया था। ठीक, तो इनकी आवर्त सारणी कुछ खास बातें हैं, कुछ खास बातें वो जान लो। इस आवर्त सारणी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें श्रेणियां कहते। 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें श्रेणियां कहते। अब ये किताब वाले लिखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी ये बात नहीं लिखती, एनसीईआरटी ये बात नहीं लिखती। बताओ 12 क्षैतिज पंक्तियां कहाँ से हैं इसमें, नहीं है ना। एनसीईआरटी किताब में देखो उसमें क्या लिखा है, एनसीईआरटी किताब में देखो क्या लिखा है, लुल्लू आदमी हो। और अगला क्या है, इस सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम लिखे हैं जिन्हें समूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर कॉलम कितने हैं, हमको 8 दिख रहे हैं। ऊर्ध्वाधर कॉलम कितने हैं, 8 दिख रहे हैं, जिन्हें समूह कहते। ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहेंगे और इन्हें श्रेणियां कहेंगे। क्षैतिज पंक्तियों का कहेंगे, श्रेणियां कहेंगे। इतने याद रखें। आ गई बात समझ में। अगला, इस समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म क्या होते। एक ही समूह के तत्व क्या होते, गुणों में समान होते। मतलब कहेंगे पहले समूह में जितने तत्व रखे गए उनके गुण क्या है, समान है। पहले समूह में जितने तत्व रखे गए उनके गुण के धर्म क्या है, समान है। जैसे कि इसका भी सबका क्या होंगे, समान होंगे। इसके बारीकोष में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, बात समझ में आई। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऋण संयोजकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और धन संयोजकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उधर से इधर जाओ तो आवर्त यही है ना, उधर से इधर जाओ तो ऋण संयोजकता कम होती है, धन संयोजकता बढ़ती है। ठीक, और क्या बोलते हैं, तत्व का परमाणु भार इनका क्या है, मौलिक गुण। इस सारणी में किसी भी स्थान के अनुसार गुणों को बताया जा सकता है। जैसे समूह में किसी तत्व के गुण उसी से तत्व के ऊपर नीचे के तत्वों के औसत गुण के होते हैं। मतलब जैसे इसका गुण पता चल गया तो पता चल जाएगा इसके नीचे जो ऊपर होंगे लगभग इसी के जैसे होंगे। मान लो इस खाने वाले तत्व का गुण पता चल गया तो पता चल जाएगा इसके ऊपर नीचे जो तत्व हैं वो इसी के जैसे होंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर मेंडेलेव की आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या होती है। परमाणु भात करने में आसानी हो गई, नए तत्व की खोज में आसानी हो गई, तत्वों को सरल अध्ययन क्या हो गया, सरल हो गया। नए तत्व की खोज में कैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम इनके उदाहरण हैं। समझे, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम इन तत्वों के लिए एक क्या था, रिक्त स्थान छोड़ा था, और बाद में इनकी खोज हुई तो स्थान एकदम फिट मिला, उनका स्थान एकदम फिट मिला। किसका, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम इन तत्वों के लिए स्थान, मतलब जो स्थान छूटा था बाद में ये खोजे गए तो एकदम स्थान उनका क्या मिला, फिट मिला, वहीं पे वो एडजस्ट हो गए। समझे, ये भी पूछता है मेंडेलेव की आवर्त सारणी में कौन से तत्व बाद में रखे गए थे, फिर यही कौन से, स्कैंडियम और गैलियम और जर्मेनियम। समझ में आई बात भाई। इससे और जिज्ञासा बढ़ी, मेंडेलेव में आवर्त सारणी बने तो और जिज्ञासा बढ़ी सबकी कि हाँ भाई और तत्व खोजने हैं, अभी और तत्व खोजने, क्योंकि इन्होंने छोड़ रखा है, यानी कि और तत्व हैं अभी खोजो। इनके दोष हैं, इनके दोष भी हैं, इनके दोष क्या है, दोष कई सारे। सबसे पहला तो हाइड्रोजन का स्थान, सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन से फ्लोरीन से भी मिलता है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो सकता है, फ्लोरीन से भी मिलता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो यहाँ रख दिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले भी तो लेता है तो यहाँ भी तो रख सकते हैं।
इसलिए इसका हाइड्रोजन का स्थान गड़बड़ था। क्या था? गड़बड़ था, अच्छा नहीं था। अगला, भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा गया। कुछ भारी तत्व थे जिनका परमाणु भार क्या था? अधिक था, और अधिक था लेकिन उनको पहले चाप दिए और कम परमाणु भार वाले को बाद में रखे। उदाहरण क्या था? निकिल और कोबाल्ट वाला, निकिल और कोबाल्ट वाला। ठीक है। टेरिलियम और का परमाणु भार जैसे 125 होता है, आयोडीन का 127 होता। टी का परमाणु भार कितना होता है? 125। और आयोडीन का परमाणु भार कितना होता है? 127। तो किसको पहले? आयोडीन को पहले रखेंगे, टेरिलियम को बाद में। समझे? सुने? आयोडीन और टेरिलियम ये कहाँ पे है? हाँ, ये यहाँ पे रखें। TeI कहाँ पे रखे? समूह नंबर 6-7 यहाँ पे रखें। ठीक। इसका होता है 127 है। ठीक। इसका 125। अच्छा, 1 मिनट। इसका बुक में 126 दिए हैं, इसका 127 लगभग। तो 1 मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है? मतलब ये मान के रखे हैं, ये मान के रखें। होता लगभग ये है, लेकिन ये मान के रखे कि हाँ इसका ऐसे से होता तो ऐसे रख दिए। ठीक, नहीं समझ में आया? होता ये है, लेकिन ये मान लिए हैं, ये रखने के लिए जुगाड़ बनाए। ठीक, तो लगभग है कि कहीं इसको पहले रख दिए। गुड़ कहे गुड़ मिला रहे थे ना, ये क्या मिला रहे थे? इसके गुड़, इनके ऑक्सीजन जैसे इस समूह के अन्य तत्वों से मिलते थे, इसको यहाँ रखे। लेकिन परमाणु भार में गड़बड़ था, परमाणु भार में गड़बड़ था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो मिल जाता है, कोबाल्ट और निकिल वाला। इसका कोबाल्ट निकले वाला लिखा होगा तुम्हारी कॉपी में। अच्छा, कोबाल्ट का परमाणु भार कितना होता है? 58 और निकिल का 58 इसका 9, इसका 7। किसको पहले रखना चाहिए? निकिल को। लेकिन रखे किसको है? कोबाल्ट को। ठीक, ये गड़बड़ था। और समस्थानिकों कोई बात नहीं की इन्होंने, समस्थानिकों की कोई बात नहीं की, क्योंकि परमाणु भार को लेके चलेंगे तो इनके समस्थानिक भी मिलेंगे। 6 ही परमाणु क्रमांक का 1 का 12 होता है, 6 ही परमाणु क्रमांक 1 का परमाणु भार क्या होता है? 14 हो जाता। तो इसको अलग रखना चाहिए, फिर इसको अलग रखना चाहिए। इनके अलग अलग हो जाते हैं परमाणु भार। कार्बन के भी दो अलग अलग परमाणु भार होते हैं, 12 भी हो जाता है और 14 भी हो जाता है। तो इनको कहाँ जाके रखेंगे? इनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। ठीक बात। तो सीधा सीधा आप कौन आ जाते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। कौन आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी। समझ में आई बात? आधुनिक आवर्त सारणी। टाइम कितना हुआ? बस करिए आज, बताओ जल्दी। तो बस करो आज, चलो ठीक, बस करो। तो इसके आगे कल पढ़ेंगे ना फिर। आधुनिक आवर्त सारणी में सीधा वही आएगा, फिर इसके गुण धर्म है। ठीक, अगर कल खींच जाए कल एक लेसन खत्म, लेकिन कल नहीं खींचें, कल आधुनिक आवर्त सारणी अच्छे समझा देंगे। ठीक, तो परसों